नमस्कार दर्शकों, आज का हमारा एपिसोड कुछ खास है। ये खास उन लोगों के लिए है जो अपनी प्यूबर्टी को हिट कर रहे हैं या फिर अभी एडोलेसेंस की ओर बढ़ रहे हैं। प्यूबर्टी एक ऐसा पड़ाव होता है हम सभी के जीवन में जब सिर्फ हमारी बॉडी ही नहीं, हमारे फिजिकलिटी ही नहीं, बल्कि हमें मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी काफ़ी सारे पड़ावों से गुजरना पड़ता है, काफ़ी सारे चेंजेस से गुजरना पड़ता है। ऐसे में अगर गायनेकोमेस्टिया जैसी समस्या या गायनेकोमेस्टिया जैसी कंडीशन हमारे सामने उभर कर आ जाए तो कई बार ऐसा होता है कि उसके कारण हम अंडर कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं और खासकर पुरुष इस बारे में बात भी नहीं कर पाते। तो आज एक इसी समस्या पर बात करने के लिए हम पहुंच गए हैं मोहाली के सेक्टर 77 में स्थित सोहाना हॉस्पिटल में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तुषार पटियाल जी, जो कि हैं कंसल्टेंट इन प्लास्टिक सर्जरी सोहाना हॉस्पिटल में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने इस बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। सर, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्ट अपने सवाल पर आना चाहूंगा, आज के हमारे मुद्दे पर आना चाहूंगा कि गायनेकोमेस्टिया एग्जैक्टली क्या है और ये रेगुलर चेस्ट फैट या पुरुषों में जो ओबेसिटी होती है उससे ये कितना डिफरेंट है। तो गायनेकोमेस्टिया जो है वो एक कंडीशन होती है जिसमें कि जो मेल्स के अंदर जो चेस्ट है उसका फीमेल लाइक अपीयरेंस होने लग जाता है। तो इसमें यूजुअली क्या होता है कि जो ग्लैंड होता है मेल्स के अंदर उसका साइज बढ़ जाता है। जो ओबेसिटी वाला कंपोनेंट जो होता है वो उसको हम स्यूडोगायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ चर्बी बढ़ती है, ग्लैंड नहीं बढ़ता है। बट जो ट्रू गायनेकोमेस्टिया होता है उसमें ग्लैंड भी बढ़ जाता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए जो हमारी रूट है वो थोड़ा अलग होता है। जो स्यूडो गायनेकोमेस्टिया होता है जो सिर्फ फैट की वजह से होता है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। सर, गायनेकोमेस्टिया ज्यादातर किस एज में देखने को मिल सकता है और क्या कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप का रिस्क बढ़ा देते हैं इस कंडीशन को डेवलप करने के लिए? तो गायनेकोमेस्टिया मोस्ट कॉमनली हमें मिलता है प्यूबर्टी के टाइम पे, बिकॉज उस टाइम पे जो एक हमारे अंदर बॉडी के अंदर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, एक होता है ईस्ट्रोजन। तो जब प्यूबर्टी कोई भी मेल हिट करता है तो उसका बैलेंस थोड़ा चेंज होना शुरू होता है। तो प्यूबर्टी के टाइम पे गायनेकोमेस्टिया कॉमन होता है। एक सेकंड उसका पीक आता है 60-70s की एज में जाके। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर गायनेकोमेस्टिया साल डेढ़ साल तक है उसके बाद भी परसिस्ट करता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। और बाकी इसके कई सारे और रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। अगर आप स्टेरॉइड यूज़ करते हैं वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। कुछ इनफैक्ट जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं जिनमें कि गायनेकोमेस्टिया के साथ साथ कैंसर होने का भी रिस्क होता है। और अगर अल्कोहल यूजेज ज़्यादा है उसमें भी गायनेकोमेस्टिया होता है। कुछ मेडिसिन होती हैं उसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया होता है। सर, जैसा कि आप गायनेकोमेस्टिया के कारणों के बारे में बता रहे थे, इस पर मैं आपसे थोड़ी और डिस्कशन करना चाहूँगा कि गायनेकोमेस्टिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आप एक बार हमारे दर्शकों को स्पेसिफिकली अगर ये बता पाएँ। तो गायनेकोमेस्टिया मोस्ट कॉमनली तो इसका इडियोपैथिक कॉज होता है, कोई कॉज नोन नहीं होता है। पर उसके अलावा गायनेकोमेस्टिया के कुछ कॉजेज़ होते हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जिनकी वजह से होता है। मोस्ट कॉमनली जैसे स्टेरॉइड्स जो लोग यूज़ करते हैं उसमें ऐसा होता है। इसके अलावा कई लोग होते हैं जिनको कि बेसिकली जेनेटिक मेकअप ही उनका ऐसा होता है दैट द चेस्ट इज़ हैवी, जिनको वो अपीयरेंस पसंद नहीं होता है। तो प्रेडोमिनेंटली यही सब उसके कॉजेज़ रहते हैं। गायनेकोमेस्टिया के शुरुआती जो साइंस होते हैं उन्हें कैसे पहचाना जाए? ये कैसे पता किया जाए कि इस पर्टिकुलर बॉय को या पेशेंट को गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम हो रही है? सो इनिशियली जब गायनेकोमेस्टिया डेवलप होना शुरू होता है तो ज़्यादातर पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारा जो निपल वाला एरिया वो पफी हो गया है। कुछ लोगों को उसमें इंक्रीज सेंसिटिविटी भी होती है, पेन भी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मोस्ट कॉमन कंसर्न होता है वो ये होता है कि जब हम टाइट कपड़े पहनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि निपल प्रोजेक्ट कर रहा है, बाहर को निकल रहा है शर्ट के थ्रू। सो अगर ऐसा है तो उसके बाद फिर हम आगे इवैल्यूएट कराने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये ट्रू गायनेकोमेस्टिया है या कि स्यूडो गायनेकोमेस्टिया है जिसमें कि फैट ज़्यादा है और ग्लैंड का। सर, क्या ये गायनेकोमेस्टिया पेनफुल भी होता है या फिर ये बस एक कॉस्मेटिक कंसर्न है और इससे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता? नहीं, गायनेकोमेस्टिया कुछ लोगों में पेनफुल भी होता है। और इनफैक्ट अगर पेनफुल गायनेकोमेस्टिया होता है तो उसके लिए हमारा ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बिकॉज उसमें हमारे पास कुछ मेडिसिन भी अवेलेबल हैं जो कि अर्ली गायनेकोमेस्टिया को कुछ हद तक रिड्यूस कर सकती हैं। हमने देखा है सर, जैसा कि हमने अपने इंट्रो में भी बताया कि प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम पीरियड है जब सभी लोग अपने एक लाइफ के नए फेज में एंटर कर रहे होते हैं और काफी सारे इमोशनल और फिजिकल और मेंटल टर्मोइल से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, आप इतना लंबा आपने अनुभव किया है इन सभी चीजों का, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गायनेकोमेस्टिया जिन लड़कों को होती है उन पर उसका क्या साइकोलॉजिकल असर पड़ता है और उन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ता है? देखिए, स्पेशली जो वो एज ग्रुप होता है 16-17 वाला, उसमें जिन लड़कों को गायनेकोमेस्टिया होता है उनका लाइफ बहुत
डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है बिकॉज एक तो वो अपनी बॉडी इमेज से खुश नहीं होते हैं, आसपास के उनके यार दोस्त होते हैं वो मजाक उड़ाते हैं, इस वजह से कई लोग क्या होते हैं विड्रॉन हो जाते हैं, वो अपने कमरे में रहते हैं, बाहर ही नहीं जा पाते। एंड यही वो लोग हैं जिनको कि अगर अप्रोप्रिएट टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाए तो आप देखते हो उनका पर्सनालिटी चेंज हो जाता है। आप उनको 6 महीने बाद, साल भर बाद मिलते हो, आप पहचान ही नहीं पाते हो कि वही सेम इंडिविजुअल है। बहुत बार क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं या उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, पर अब जैसे गायनेकोमास्टिया के लिए बहुत स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट आ गया है, चाहे वो सर्जिकल हो चाहे नॉन सर्जिकल हो, तो वो एक्सप्लोर करना चाहिए लोगों को। सर, जैसा कि आपने बताया कि गायनेकोमास्टिया का अगर सही समय पर इलाज कर दिया जाए तो ये न सिर्फ लड़कों के कॉस्मेटिक कंसर्न को कम करता है बल्कि उनकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता है, जिसका असर उनके आने वाले सारे जीवन पर दिखाई देने वाला है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को एज पेरेंट्स क्या करना चाहिए जब उन्हें ये पता चले कि उनका जो बेटा है वो इस परेशानी से जूझ रहा है, या फिर उन्हें इसके ट्रीटमेंट्स के लिए जाना चाहिए या फिर उन्हें उसका इंतजार करना चाहिए कि कुछ उम्र के साथ या समय के साथ ये चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी? देखिए, नॉर्मली तो अगर तो पेनलेस है गायनेकोमास्टिया और कोई दिक्कत नहीं है तो आप 6 महीने तक, साल तक वेट कर सकते हो। अगर 6 महीने, साल के बाद भी वो दिक्कत है तो वो खुद ठीक नहीं होने वाला है। उससे भी बड़ी बात है, अगर आप श्योर नहीं है कि मतलब क्या करना चाहिए तो आप किसी प्लास्टिक सर्जन के पास चले जाइए, उनसे इवैल्यूएट करवा के दिखा लीजिए एक बार। उसका वजह ये है कि जब गायनेकोमास्टिया का ग्रेड बढ़ जाता है तो उसका सर्जरी भी उतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अर्ली गायनेकोमास्टिया का सर्जरी करना ज़्यादा आसान होता है, जो लेट स्टेज गायनेकोमास्टिया होता है उसका सर्जरी भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सर, हमने गायनेकोमास्टिया के सिम्टम्स के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई पेशेंट इन सिम्टम्स को देखकर डॉक्टर के पास आता है तो ये पिन पॉइंट डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, गायनेकोमास्टिया डायग्नोस कैसे की जाती है, क्या कुछ स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं? तो गायनेकोमास्टिया के लिए सबसे पहले तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि वो एक्चुअली गायनेकोमास्टिया है कि स्यूडो गायनेकोमास्टिया है, कि सिर्फ ग्लैंड ही एनलार्ज है या ग्लैंड प्लस फैट एनलार्जमेंट है। इसके अलावा हम प्राइवेट पार्ट्स का भी एग्जामिनेशन करके देखते हैं। हमें ये भी देखना पड़ता है कि पेशेंट कोई और एजेंट तो नहीं ले रहा है। कई बार क्या होता है कि मिसमैच होता है, एक साइड का ग्लैंड बड़ा होता है, एक साइड का छोटा होता है, तो आप अकॉर्डिंगली आपका प्लानिंग भी चेंज हो जाता है। कुछ केसेस में हम अल्ट्रासाउंड की जांच भी करवाते हैं जहाँ हमें शक लगता है कि वो एक्सटेंड कर रहा है किसी और जगह। सो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस यही हम लोग कराते हैं, कुछ खून के टेस्ट करवाते हैं, एंड इन स्पेसिफिक केसेस कभी कभी हार्मोनल एनालिसिस भी कराना पड़ता है। ठीक है सर, जैसा कि आपने बताया कि अगर गायनेकोमास्टिया समय के साथ ठीक नहीं होता तो उसके लिए सर्जिकल ऑप्शंस आज अवेलेबल हैं, पर अगर कोई ये सोचे कि उन्हें सर्जरीज नहीं करवानी तो क्या बिना सर्जरी के कुछ मेडिसिन के द्वारा गायनेकोमास्टिया को ठीक किया जा सकता है? कुछ हमारे पास ऐसी मेडिसिन हैं जिससे कि गायनेकोमास्टिया को लिमिट किया जा सकता है। वो कम्प्लीटली उसको क्योर नहीं करता है। अगर तो कोई किसी दवाई या किसी इंजेक्शन की वजह से हो रहा है तो हम सबसे पहले तो उसको बंद करते हैं, फिर उसके बाद हम वो एजेंट स्टार्ट करते हैं जिससे कि जो ईस्ट्रोजन का इफ़ेक्ट है ब्रेस्ट के ऊपर वो कम हो जाए। उससे एटलीस्ट जो पेनफुल सिम्टम्स है वो कम हो जाते हैं, जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है। साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बट दे आर वेरी गुड फॉर टेम्परेरी मेजर्स। सर, मैं आपसे अब इस सर्जरी के प्रोसीजर के बारे में जानना चाहूँगा कि गायनेकोमास्टिया को ठीक करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसका प्रोसीजर क्या होता है और उसमें क्या कुछ इन्वॉल्व होता है? सर्जरी करने से पहले तो हम ये देखते हैं कि पेशेंट सर्जिकल कैंडिडेट हमारे लिए है भी कि नहीं है। साथ में हमें एक पेशेंट ऐसा चाहिए होता है जो मोटिवेटेड हो सर्जरी के लिए, बिकॉज इसमें सर्जरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर्जरी का पोस्ट ऑपरेटिव केयर पेशेंट कैसे करता है। तो जब बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हमारी हो जाती हैं, जो एक्चुअल सर्जरी है वो बहुत लंबी या कम्बरसम नहीं होती है, वो घंटे में हो जाती है लगभग, जिसमें कि हम 2 छोटे छोटे छेद करते हैं। एक से हम ग्लैंड निकाल लेते हैं, दूसरे छेद से हम जो चेस्ट की शेप है वो बना देते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है कि हमें फैट निकाल के वापस भी डालना पड़ता है दूसरे एरिया में ताकि हम चेस्ट का एडिक्वेट शेप बना सकें। इसके बाद जब सर्जरी हो जाती है तो हम सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर देते हैं। इसके बाद पेशेंट के ऊपर होता है कि भाई पेशेंट एक हम कंप्रेशन गारमेंट देते हैं जो उसको टाइटली पहनना पड़ता है जिससे कि चेस्ट की शेप मेंटेन होती है। सो इनिशियल 2 वीक्स के लिए तो हम बोलते हैं कि वो आप 24 आवर्स अ डे पहने, बस जब आप नहा रहे हैं तब आप उसको निकाल लें और उसके बाद फिर आप उसको ओनली इवनिंग टाइम में या नाइट टाइम में पहनते हैं 1 महीने तक, एंड दैट इज़ अबाउट इट। टोटल रिकवरी टाइम बहुत लोग कहते हैं कि भाई हफ्ते का होता है या 2 हफ्ते का होता है, ऐसा नहीं है। गायनेकोमास्टिया का रिकवरी टाइम इज़ वेरी लॉन्ग।
बिकॉज जहाँ से हम ग्लैंड निकालते हैं, जहाँ से हम फैट को रिकंट्रोल करते हैं, वहाँ पे वापस उसकी पोजिशनिंग में टाइम लगता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 2.5 months लग जाते हैं पेशेंट्स। तो सर जैसा कि आपने बताया कि जितनी ये सर्जरी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट इसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या इस सर्जरी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं? हाँ जी, जैसे हर सर्जरी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसमें भी होते हैं। ये हो सकता है कि जैसा आपने मेंटल रिजल्ट पिक्चर किया हो वैसा रिजल्ट ना दिखे। सेकंड, इसमें ये हो सकता है कि जहाँ पे हमने सर्जरी की है, जहाँ पे हमने चीरा लगाया है, वहाँ पे जो निशान है वो अच्छा ना हो। जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस इस सर्जरी के साथ होती हैं वो ये होती हैं कि इसमें हेमाटोमा बन जाता है कई बार। ये जहाँ पे हमने सर्जरी की है उसी के अंदर ही ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जिसको निकालना पड़ता है। ये हेमाटोमा जो है कुछ लोगों में ज़्यादा कॉमन हो सकता है, जिनको ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम पहले प्री ऑपरेटिव टेस्ट कराते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमें डर होता है कि इसमें हेमाटोमा बन जाएगा, तो उसके अंदर हम एक पाइप छोड़ देते हैं जो कि 48 आवर्स के बाद हम लोग निकाल देते हैं। यही इसकी कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सर आपने हमें इस बारे में भी बताया था कि कैसे रिकवरी पीरियड कुछ महीनों तक स्ट्रेच हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस रिकवरी पीरियड में ऐसी क्या प्रिकॉशंस हैं जो पेशेंट्स को एडवाइस की जाती हैं? सो इनिशियली पहले 1 महीने तक तो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप हैवी चेस्ट वर्कआउट आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद आप लाइट वॉकिंग कर सकते हो, साइकिलिंग आप कर सकते हो, एंड आफ्टर अ मंथ फिर हम ग्रेजुअली धीरे धीरे एक्सरसाइजेज इंट्रोड्यूस करते हैं। साइमल्टेनियसली हम पेशेंट को ये भी बोलते हैं कि आपका डाइट जो है शुड बी रिच इन प्रोटीन, शुड बी रिच इन विटामिन सी, रिच इन जिंक, ताकि वुंड हीलिंग अच्छे से रहे और एडिक्वेट रहे। तो यही सब चीज़ें हैं जो पेशेंट्स को ध्यान रखना है। सर हमारी इंडियन सोसाइटी में खास तौर पर हमने देखा है कि स्पेशली बच्चों के ग्रोइंग ईयर्स में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस रहते हैं उनके हेल्थ को लेके, उनके हेल्थ स्टैंडर्ड्स को लेके, उनके बॉडी टाइप को लेके, बॉडी अपीयरेंस को लेके। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गायनेकोमेस्टिया से संबंधित क्या मिथ्स या मिसकंसेप्शंस आपको एनकाउंटर करने पड़े एज अ प्लास्टिक सर्जन? देखिए, सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन तो गायनेकोमेस्टिया के साथ ये होता है कि लोगों को लगता है कि कहीं ये ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं बन जाएगा। सो गायनेकोमेस्टिया से खुद ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है इन मोस्ट कंडीशंस। एक ही कंडीशन होती है, उसको हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें कि अगर गायनेकोमेस्टिया है तो वो एक वार्निंग साइन एक्ट कर सकता है फॉर ब्रेस्ट कैंसर। उसके अलावा इट इज़ कम्प्लीटली बिनाइन, एक ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर आप इंटरनेशनल डेटा देखोगे तो 60 to 70% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज सम फॉर्म ऑफ गायनेकोमेस्टिया। अगर आप बहुत एक्सट्रीम फास्टिंग करते हो, अगर आप बिल्कुल थिन आउट हो जाते हो, बॉडी फैट परसेंटेज लो कर देते हो, तो भी आपको गायनेकोमेस्टिया लाइक अपीयरेंस आ जाती है, अगर आप एक्सट्रीम बॉडी बिल्डर्स को देखें। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट अ हेल्थ कंसर्न पर से। ज़्यादातर लोग जो गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी करवाते हैं वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है उनको देखने में। वो टाइट हगिंग शर्ट्स नहीं पहन सकते हैं, बीच पे नहीं जा सकते हैं। सो उन लोगों के लिए गायनेकोमेस्टिया सर्जरी इज अ फेयरली डिसेंट ऑप्शन। सर कई बार हमने देखा है कि क्योंकि लोग सर्जरी नहीं कराना चाहते, सर्जरी के नाम से डर जाते हैं, सर्जरी का शब्द सुनते ही, तो इसलिए वो काफ़ी सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स ट्राई करते हैं। कई बार हमने देखा है कि लोग जिम वर्कआउट्स करते हैं, हैवी लिफ्टिंग करने लगते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या जिम वर्कआउट या हैवी चेस्ट एक्सरसाइजेस से गायनेकोमेस्टिया को ठीक किया जा सकता है? नहीं, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि ग्लैंड का साइज बड़ा हो गया है। तो ग्लैंड का साइज एक्सरसाइज से छोटा नहीं हो सकता है। सो या तो उसको हार्मोनल स्टिमुलेशन कम मिलेगी तो वो छोटा हो सकता है, या आप उस ग्लैंड को निकाल दो। तो सर्जिकली हम लोग क्या करते हैं, ग्लैंड को निकाल देते हैं और जितना आसपास का एरिया बचता है उसमें हम लाइपोसक्शन करते हैं टू मेंटेन द कंटूर एंड द शेप ऑफ द चेस्ट। एक्सरसाइज से वो चीज़ ठीक नहीं हो पाती। सर दुनिया के हर कोने में, इस बार तो सिर्फ मैं इंडियन सोसाइटी की भी बात नहीं करूंगा, दुनिया के हर कोने में ही हमने देखा है कि एक जो नॉर्मल मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किसी चीज़ का ट्रीटमेंट है, उसके अलावा भी कई तरह के घरेलू नुस्खे, कई तरह की चीज़ें मार्केट में फैला दी जाती हैं कि इससे ठीक हो जाएगा। रिसेंटली मैंने अपने टेलीविजन पर एक ऐड देखा था, वो एक ऑयल का एडवर्टीजमेंट कर रहे थे जिससे वो ये दावा करते थे कि उस ऑयल से मसाज करने पर वो गायनेकोमेस्टिया को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई ऑयल या मसाज या ऐसा कोई विकल्प है इस चीज़ को ठीक करने का? नहीं, ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट गायनेकोमेस्टिया के लिए अवेलेबल नहीं है जिससे कि वो ठीक हो जाए। अभी भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गायनेकोमेस्टिया का सर्जरी ही है और कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अपने सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आसपास की कहीं सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना दें, और अगर आपको गायनेकोमेस्टिया की समस्या है तो जल्द से जल्द एक अनुभवी प्लास्टिक सर्जन से संपर्क करें। सर आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या किसी पेशेंट ने अगर एक बार गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट करवाने के लिए सर्जरी करा ली
तो उस सर्जरी के बाद क्या गायनेकोमेस्टिया वापस आ सकता है? क्या उन्हें दोबारा वो समस्या फिर से हो सकती है? तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी सर्जिकल टेक्निक यूज़ की गई है। इसमें बिना ज़्यादा टेक्निकल हुए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो ग्लैंड है, कुछ लोग उसको कम्प्लीटली निकाल देते हैं, कुछ लोग उसका कुछ पार्ट छोड़ देते हैं। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो कि हम अलग अलग पेशेंट्स में उनसे बातचीत करके डिस्कस करते हैं कि किस में हमें क्या करना चाहिए। तो अगर छोटा सा कोई ग्लैंड का रेमिनेंट रह गया है, वो अगर ग्रो भी कर जाता है तो बहुत ग्रो नहीं करता है। बट अगर हमें ऐसा लगता है कि इट इज़ बेटर कि पूरा ग्लैंड ही निकाल दिया जाए, तो उसके बाद रिकरेंस नहीं होती है, फिर से गायनेकोमेस्टिया नहीं होता है। हाँ, ये है कि अगर आप स्यूडो गायनेकोमेस्टिया ट्रीट कर रहे हैं जिसमें आप फैट हटा रहे हैं, अगर आप फिर से वेट पुट ऑन कर लेंगे तो वो फिर से बढ़ जाएगा। बिल्कुल। सर, क्या गायनेकोमेस्टिया को प्रिवेंट करने का या इसके खतरे को कम करने का कुछ उपाय हो सकता है, या कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि आने वाले समय में एक व्यक्ति को गायनेकोमेस्टिया की समस्या ना हो? देखिए, गायनेकोमेस्टिया बहुत एक्सटेंट तक एक टाइप का गायनेकोमेस्टिया फिजियोलॉजिकली होता है, व्हिच एवरीवन हैज टू गो थ्रू। जिन लोग चाहते हैं कि उनका चेस्ट गायनेकोमेस्टिया जैसा ना हो, मैन बूब्स उनको ना बने, में बेस्ट यही है कि आप ऐसे एजेंट्स अवॉइड करो, ऐसी ड्रग्स अवॉइड करो जिनसे कि गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। उसमें जैसे कि स्टेरॉइड्स आर नंबर 1, जो भी आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा लोगों को कोशिश करना चाहिए कि आप अपना डाइट थोड़ा हेल्दी रखो, बिकॉज कोई भी आप एक्सेस फूड लेते हो, कार्ब्स लेते हो, फैट लेते हो, इट टेंड्स टू डिपॉजिट ऑन योर बॉडी। जहाँ पे भी वो डिपॉजिशन होगी वो सिलेक्टिवली होती है, बेली पे होती है, नेक के नीचे होती है, चेस्ट के ऊपर होती है। तो इफ़ यू मेंटेन अ गुड डाइट, इफ़ यू स्टे अवे फ्रॉम एजेंट्स जिनसे कि गायनेकोमेस्टिया होता है, यू आर इन गुड स्टेट। सर, मुझे इस बारे में पता है, हमारे पास भी जब हम अपने इस इंटरव्यू सेशन के लिए रिसर्च कर रहे थे तो हमारे पास भी काफ़ी सारे सवाल आए, और आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि हमारा ये वीडियो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे देख रहे होंगे, ऐसे पेरेंट्स देख रहे होंगे जो साइलेंटली गायनेकोमेस्टिया से संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और उसके बारे में बात तक नहीं कर पा रहे। तो एक प्लास्टिक सर्जन होने के नाते, एक अनुभवी डॉक्टर होने के नाते, आप ऐसे सभी बच्चों को या ऐसे पेशेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो गायनेकोमेस्टिया से साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए, गायनेकोमेस्टिया का जो स्ट्रगल है वो आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। बात क्या है कि अगर आप देखेंगे अपने स्कूल में अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को, आप देखेंगे बहुत लोगों को ये सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, पर खुद साइलेंटली सफ़र करके कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ बेटर यू शेयर इट विद योर पेरेंट्स, आप अपने कंसर्न्स रेज करो, एंड जितना जल्दी हो सके आप किसी प्लास्टिक सर्जन से जाके एक बार मिलिए, वो आपको बताएंगे कि ये क्या है, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट नेसेसरी है भी कि नहीं है। बहुत केसेस में ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो खुद ही ठीक हो जाता है। तो आई थिंक अकेले में सफ़र करने से बेटर ये है कि आपके जो भी लव्ड वंस हैं, गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, आप उनके साथ डिस्कस कीजिए, भी बेटर। तो साथियों, इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि गायनेकोमेस्टिया कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, या सिर्फ गायनेकोमेस्टिया ही नहीं, जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सके, या वो इतनी वर्दी हो कि वो आपको होल्ड बैक करे। तो गायनेकोमेस्टिया से चुपचाप अकेले में स्ट्रगल करते रहने से बेहतर है कि आप अपने पेरेंट्स से उसके बारे में बात करें, और हो सके तो जल्द से जल्द एक प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं और उनसे सही परामर्श लें। आसपास आपके काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के रिगार्डिंग फैल सकती है, उससे अपने आप को बचा कर रखें, सुरक्षित रखें और अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।